हेलो स्टूडेंट्स, नॉलेज एंड करिकुलम जो कि आपका फर्स्ट पेपर है उसमें नॉलेज हम कर चुके थे। अब हमारा जो नेक्स्ट पार्ट बनता है वो है करिकुलम, यानी कि पाठ्यचर्या कह लीजिए, पाठ्यक्रम कह लीजिए। कहीं कहीं पर इसमें बड़ा कंफ्यूजन रहता है, पाठ्यचर्या आएगा या पाठ्यक्रम आएगा। इसीलिए मैं हमेशा सजेशन देती हूँ कि आप इंग्लिश में देखिए करिकुलम एंड सिलेबस। करिकुलम और सिलेबस में थोड़ा सा डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है वो मैं आपको आगे बताऊंगी, लेकिन पहले हम बात करते हैं कि करिकुलम क्या होता है, इसका अर्थ क्या है, ये कहाँ से आया। तो करिकुलम जो वर्ड है ये लैटिन भाषा के क्यूरेरे शब्द से बना है। कौन सा? CURRERE, क्यूरेरे, करेरे, जिसका मीनिंग होता है रन, रेस कोर्स, रनिंग कोर्स, कुछ भी कह सकते हो आप। हिंदी में बोलिए आप दौड़ का मैदान। दौड़ का मैदान किसके लिए? यहाँ पर किसको दौड़ना है? यहाँ पर छात्रों को दौड़ना है। कहाँ दौड़ना है? अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए दौड़ना है। ये जो करिकुलम होता है, अगर हम कहें कि इस शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के क्यूरेरे शब्द से हुई है, जिसका अर्थ होता है दौड़ का मैदान, रेस कोर्स। एक जो रेसर होता है, जो धावक होता है, दौड़ता है, जो कि वो ऐसे ही तो नहीं दौड़ता, उसको कोई ना कोई टारगेट दिया जाता है कि आपको इस लक्ष्य की प्राप्ति करनी है, आपको यहाँ तक दौड़ना है, इतने मीटर तक दौड़ना है, ठीक है। उसको टारगेट दिया जाता है, वो टारगेट पहले से ही डिसाइड होता है। इसी तरीके से जो करिकुलम है, जो स्टूडेंट जब किसी क्लास में आते हैं तब उनको एक करिकुलम दिया जाता है कि आपको इस ही रास्ते पर दौड़ लगानी है। ये रास्ते पर आप जब चलेंगे तब आपको अपने लक्ष्य की प्राप्ति होगी। लक्ष्य, छात्रों का लक्ष्य क्या है? ज्ञान की प्राप्ति है। और वो ज्ञान की प्राप्ति फिर कहाँ से पता चलती है? रिजल्ट से पता चलती है। ये जो पाठ्यचर्या है या करिकुलम है, ये केवल हेल्पफुल स्टूडेंट्स के लिए नहीं है, बल्कि ये आपके जो टीचर्स हैं उनके लिए भी बहुत हेल्पफुल है। मान लीजिए, आप इमेजिन करिए कि अगर पाठ्यचर्या नहीं होगी, करिकुलम नहीं होगा, कुछ भी डिसाइड नहीं होगा कि एक क्लासरूम में जाके टीचर को क्या पढ़ाना है, क्या नहीं पढ़ाना है, तो क्या वो कुछ पढ़ा पाएगा? क्या वो सही ढंग से सब सारी चीज़ों को ले पाएगा? सारे उद्देश्यों की पूर्ति वो टीचर कर पाएगा? नहीं। ये टीचर इसके बिना क्लासरूम में कुछ भी नहीं कर पाएगा। तो करिकुलम एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट फैक्टर है, दोनों के लिए, टीचर के लिए भी और स्टूडेंट के लिए भी। परिभाषा है, इस परिभाषा से आपको समझ में आएगा, और ये बहुत इंपॉर्टेंट परिभाषा है, आपको पूरी एज इट इज़ याद करनी है, क्योंकि यहाँ पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में भी पूछ लिया जाता है कि बताइए यहाँ पर पदार्थ से कनिंगम का क्या मतलब है, या यहाँ पर पूछ लिया जाएगा कि यहाँ पर कनिंगम ने कलाकार किसको कहा है, या रिक्त स्थान में भी पूछ लिया जाता है। ये हमारे टाइम पे भी आई थी जो परिभाषा है कि कलाकार है, तो रिक्त स्थान यहाँ पर कर देंगे, फिल इन द ब्लैंक। यहाँ पर आपको फिल करना है कि कलाकार इन द सेंस क्या, कलाकार के रूप में उन्होंने किसको बोला। कनिंगम है, उन्होंने ये परिभाषा दी है। एक आप इस तरीके से समझिए पहले कि एक पेंटर है, एक कलाकार है, पेंटिंग करता है, ठीक है। तो पेंटर क्या करता है कि कलाकार के हाथ में यह एक साधन है जिससे वह पदार्थ यानी कि उसके जो कलर्स होते हैं, ठीक है, अलग अलग तरह के कलर हैं, पदार्थ को अपने आदर्श उद्देश्य के अनुसार, आदर्श उद्देश्य जैसा कि वो पेंटिंग बनाना चाहता है, उसके दिमाग में पहले से इमेजिन है ना, पहले से उसने इमेजिन कर रखा है कि मुझे इस चीज़ की ड्राइंग बनानी है, इस चीज़ की मुझे पेंटिंग बनानी है। तो वो जो इमेजिन उसने कर लिया वो क्या है? उसका आदर्श उद्देश्य है, वो उसका टारगेट है, लक्ष्य है वो उसका। तो आदर्श उद्देश्य के अनुसार अपने स्टूडियो में ढाल सके, जहां पर भी वो पेंटिंग कर रहा है उसको हम स्टूडियो बोलेंगे, ठीक है। उस रूम को बोल दीजिए या स्टूडियो बोल दीजिए, स्टूडियो में ढाल सके। तो यानी कि कलाकार क्या करता है? पेंटिंग करता है, और वो पेंटिंग करके क्या करता है? पदार्थ को अपने आदर्श उद्देश्य के अनुसार स्टूडियो में बैठकर अपने आदर्श उद्देश्य के अनुसार उस पदार्थ को ढाल देता है। समझ में आया? अब अगर हम इसको एक टीचिंग उसमें लें, पढ़ाने के उसमें लें, तो टीचर क्या करता है?
टीचर यहाँ पर उन्होंने कलाकार किसको कहा है? शिक्षक को कहा है। टीचर क्या करेगा यहाँ पर? शिक्षक के हाथ में पाठ्यचर्या एक साधन है। मैंने आपको बताया था कि ये जो करिकुलम होता है ये दोनों के लिए ही बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, स्टूडेंट के लिए भी और टीचर के लिए भी। एक साधन है। अगर ये पाठ्यचर्या नहीं होगी, एक टूल है, साधन मीन्स एक टूल है, एक उपकरण है, उस उपकरण के ही जरिए टीचर स्टूडेंट को वो चीज़ें ले सकता है स्टूडेंट से जो कि वो चाहता है, स्टूडेंट के अंदर वो चीज़ें डेवलप कर सकता है जो कि वो चाहता है। तो किसके जरिए? पाठ्यचर्या के जरिए। शिक्षक के हाथ में पाठ्यचर्या एक साधन है जिससे वह पदार्थ यानी कि विद्यार्थी को अपने आदर्श उद्देश्य के अनुसार अपने स्टूडियो, टीचर कहाँ मिलेगा आपको? विद्यालय में, अपने क्लासरूम में, स्टूडियो में ढाल सके। तो उन्होंने एक कलाकार के तरीके से, ताकि बहुत अच्छे से समझाया उन्होंने कि जैसे कि एक कलाकार के हाथ में बहुत सारे कलर्स होते हैं। अब वो कलाकार के ऊपर डिपेंड करता है कि उन कलर्स का वो कैसे यूज़ करेगा, है ना? उन कलर्स को वो किस तरीके से मॉडिफाइड करेगा, किस तरीके से वो अपनी क्रिएटिविटी दिखाएगा कि वो एक अपने उद्देश्य के, आदर्श उद्देश्य की प्राप्ति कर सके, वो जो चाहता है उस चीज़ को वो बना सके। इसी तरीके से यहाँ पर टीचर को भी एक कलाकार की ही संज्ञा दी है कि टीचर यहाँ पर क्या है? एक कलाकार है, और विद्यार्थी यहाँ पर क्या है? उसके कलर्स हैं, पदार्थ है। तो टीचर के हाथ में है कि वो अपने विद्यार्थियों को कैसा भी बना सकता है, जैसा कि वो चाहता है पाठ्यचर्या के अनुसार। यहाँ पर साधन क्या है? कलाकार के हाथ में तो मान लीजिए ब्रश है पेंटिंग का, और उसके हाथ में क्या है? करिकुलम है। टीचर के हाथ में क्या है? करिकुलम है। टीचर के हाथ में पाठ्यचर्या है कि टीचर क्लासरूम में गया, विद्यालय में गया, अपने हाथ में पेंटिंग ब्रश लेके गया, या इट मीन्स कि करिकुलम लेके गया कि आज मुझे अपने करिकुलम का ये वाला हिस्सा पूरा करना है, ये वाले उद्देश्य की प्राप्ति करनी है। क्लासरूम में गया और वहाँ पर जाने के बाद उसने विद्यार्थी को जो वो चाहता था, आदर्श उद्देश्य, उसकी प्राप्ति की। यहाँ पर पूछा जाता है कि कलाकार यहाँ पर किस रूप में है? शिक्षक। पदार्थ यहाँ पर कौन है? विद्यार्थी। साधन क्या है? पाठ्यचर्या। और स्टूडियो क्या है यहाँ पर? विद्यालय। इंपॉर्टेंट है, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। और भी डेफिनेशंस आप कर सकते हो, लेकिन ये जो इम्पोर्टेंट ये डेफिनेशन है, ये कई तरीके से पूछ ली जाती है, तो इसको आपको बहुत अच्छे से करना है। समझ में आ गया होगा आई थिंक। दूसरे शब्दों में यदि हम कहें कि पाठ्यचर्या क्या होती है, करिकुलम क्या होता है, तो हम कह सकते हैं कि ब्लूप्रिंट ऑफ एन एजुकेशनल प्रोग्राम। ब्लूप्रिंट जानते हैं कि किसी भी चीज़ का पहले से निश्चित कर लेना, निर्धारित कर लेना कि मुझे इस चीज़ को इस ढंग से तैयार करना है, उसको हम कहेंगे एक ब्लूप्रिंट। एक आइडिया ले लिया हमने, एक आइडिया तैयार कर लिया कि मुझे इस चीज़ को इस ढंग से तैयार करना है ना? जैसे कि आपका पाठ्यचर्या में क्या क्या है? 5 पेपर हुए, 5 पेपरों को कितने कितने यूनिट में बांटना है, कौन कौन सी करिकुलम की एक्टिविटीज़, कौन कौन सी को करिकुलर एक्टिविटीज़ करवानी है, जिनसे कि बच्चों के अंदर जो भी उद्देश्यों की प्राप्ति करनी है वो पूरी हो सके, कब कब करवानी है, कौन कितनी क्लासेस लगेंगी, ठीक है, कहाँ कितने घंटे की, कितने मिनट की क्लास लगेंगी, बच्चों को एक कंपलसरी एजुकेशनल टूर भी कराना है, ठीक है। और बहुत सारी चीज़ें होती हैं कि बच्चों को जितने भी हमारे नेशनल फेस्टिवल्स हैं उनको भी सेलिब्रेट कराना है। उनको सेलिब्रेट कराने के पीछे भी एक उद्देश्य होता है ताकि वो अपनी संस्कृति से जुड़ सकें, ठीक है। बच्चों को जितने भी फेस्टिव करिकुलर एक्टिविटीज़ होती हैं वो सारी करवानी है। जैसे कि आप लोगों के बीएड में या डीएलएड में स्काउट का कैंप है, तो वो क्यों है, उसका भी एक लॉजिक है। कभी सोचना कि वो क्यों है, उसके जरिए आप लोगों के अंदर बहुत सारी चीज़ें डेवलप होती हैं। एज ए टीचर आप लोग जब कहीं जाओगे पढ़ाने के लिए, तो वहाँ पर जिन जिन समस्याओं से आपको सामना करना पड़ेगा, वो समस्याएं आपको एक नाटकीय तौर पे दी जाती हैं,
एक नाटक के तौर पे तैयार करके दी जाती हैं कि मान लीजिए आप कहीं फंस गए कि कहीं इस तरीके से आपको गांव के किसी स्कूल में ऐसे ही भेज दिया और वहाँ पर आपको कोई भी घर नहीं है, कोई भी रूम नहीं है रहने के लिए, तो आप वहाँ पर कैसे रहोगे, अपने बच्चों को अपने स्टूडेंट्स को कैसे सिखाओगे, कैसे सर्वाइव करना है। कहीं आप लोग बाहर बहुत अलग तरीके के एरिया में चले गए, कहीं जंगल वगैरह कुछ फंस गए, इस तरीके से जो चीज़ें हैं वो सारी चीज़ें उसमें सिखाई जाती हैं। प्लस इसके साथ साथ कैसे आप एक दूसरे के साथ कोऑपरेट कर सकते हो, कैसे आप खेल खेल सकते हो। उसमें बहुत सारी जो लास्ट में जो आपका एक्टिविटीज़ करवाई जाती हैं उनका भी मकसद यही होता है कि कल्चरल एक्टिविटीज़ के साथ आपका जुड़ना। तो ये सारी चीज़ें पहले से डिसाइड होती हैं। आप लोगों ने देखा होगा कि जब भी आप कहीं पर एडमिशन लेने जाते हो तब आपको सिलेबस पहले बता दिया जाता है कि भाई ये आपका सिलेबस है, इतने आपके पेपर हैं, इतने दिन की आपकी क्लास है, ये एक्टिविटीज़ आपको करनी है, पहले से ही निश्चित होता है। तो उसको पहले से ही निश्चित जो है उसको हम कहेंगे ब्लूप्रिंट। हमारा जो भी एजुकेशनल प्रोग्राम है, जिस भी उस फील्ड में हमने एडमिशन लिया है, जिस भी स्ट्रीम में हमने एडमिशन लिया है, उसका जो एजुकेशनल प्रोग्राम है उसका ब्लूप्रिंट पहले से तैयार जो होता है उसको हम करिकुलम कह सकते हैं। ठीक है, अब हम अगर नेचर पे आ जाए कि प्रकृति क्या है, इसकी नेचर क्या है, तो करिकुलम कैसा होता है, ऑर्गेनाइज्ड एंड स्ट्रक्चर्ड होता है। मैंने आपको बताया था पहले से नियोजित होता है, पहले से स्ट्रक्चर्ड होता है कि सब काम किस किस तरीके से किस किस ढंग से करवाने हैं, कौन कौन से गेम्स करवाने हैं, कौन कौन सी एक्टिविटीज़ करवानी है, कौन कौन से हमारे सेमिनार होंगे, कौन कौन से हमारी वो करिकुलर एक्टिविटीज़ करवानी है, ये सारा पहले से ऑर्गेनाइज्ड एंड स्ट्रक्चर होता है। उसके बाद प्रोग्रेसिव है। प्रोग्रेसिव कैसे है कि जो हमारा करिकुलम है वो हमेशा प्रगतिशील रहता है। मतलब कि जिस तरीके का एरा होगा, जिस तरीके का काल होगा, करिकुलम में कुछ ना कुछ बढ़ता चला जा रहा है। जैसे एक इसका बहुत ही अच्छा एग्जांपल मैं दूंगी कि आप लोग देखिएगा, जब 1 साल का बीएड था तब उसमें ईटी था लेकिन आईसीटी नहीं था। ईटी यानी कि कौन कौन सी टेक्नोलॉजीज़ हैं जो कि आप अपने पढ़ाने में यूज़ कर सकते हो, इसके विषय में आपको बताया गया था। लेकिन अब क्या है, आपका जो 2 साल का बीएड हुआ है उसमें आईसीटी जो सिलेबस है वो जोड़ दिया गया है, यानी कि उसमें आपको प्रॉपर कंप्यूटर की नॉलेज दी गई है। क्यों? क्योंकि आगे अभी जो आप लोगों का जितना भी आप लोग देखिएगा, टीचर जितने भी हैं सब सारे कंप्यूटर से जोड़ दिए गए हैं। जो कंप्यूटर की एक्टिविटीज़ होती हैं उन सब चीज़ों से टीचर्स को जोड़ दिया गया है। जो प्राइमरी और बेसिक के जितने भी टीचर्स हैं उनको बायोमेट्रिक करनी है, अटेंडेंस अपने उस पर देनी है, मोबाइल पर ही सारा कुछ डेटा इकट्ठा करना है, मोबाइल पर तैयारी करनी है, मोबाइल से ही सारी चीज़ें वहाँ भेजनी है। तो यानी कि आईसीटी की जो नॉलेज है, आईसीटी का पेपर इसलिए बढ़ाया गया है। तो आप मानते हो ना, करिकुलम में प्रगतिशील होता है कि जिस तरीके की डिमांड होती है उस तरीके का करिकुलम में चीज़ों को जोड़ दिया जाता है, उस तरीके से सिलेबस बन जाता है। ठीक है, और भी एग्जाम्पल है, जैसे लैंग्वेज एक्रोस द करिकुलम है, ये वाला पेपर आपका जोड़ा गया है। ठीक, बहुत सारे पेपर्स हैं जो कि बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि जोड़ दी गई हैं। पहले हम लोगों का क्या था कि 6-6 महीने बाद एग्ज़ाम हो जाते थे और उसके बाद हम लोगों का रिजल्ट तैयार होता था, उसी से हमारा असेसमेंट हो जाता था। लेकिन आज यदि आप किसी स्कूल में जाओगे तो वहाँ पर आपका केवल एग्ज़ाम के बेस पर ये असेसमेंट नहीं होता है, बल्कि आपकी जो को करिकुलर एक्टिविटीज़ है ना, उनके भी मार्क्स हैं, उनके द्वारा भी उनके भी नंबर आपको मिलते हैं कि बच्चे की किस तरीके से उसमें क्रिएटिविटी है, कितनी ड्राइंग में वो परफेक्ट है, कितना वो क्लासरूम में जो बिहेवियर है वो किस तरीके का है। ये सारी चीज़ें जोड़ दी गई हैं आज करिकुलम में। इन सब चीज़ों का को करिकुलर एक्टिविटीज़ प्लस आपका जो सिलेबस है उन सब चीज़ों को जोड़ के आपके करिकुलम का निर्माण किया जा रहा है, किया जाता है। तो जिस जिस तरीके से डिमांड होगी ना समाज में, उस तरीके से जो हमारा पाठ्य चल रहा है उसके निर्माण में प्रगति होती चली जाएगी। उसके चीज़ों को हम ऐड करते जाएंगे और प्रगति की ओर बढ़ते चले जाएंगे। ओके, नेक्स्ट है इंटीग्रेटेड। इंटीग्रेटेड आप लोगों ने देखा होगा कि करिकुलम में क्या है कि ऐसा नहीं है, एक दूसरे से जुड़े हुए कोर्स होते हैं, जुड़े हुए सिलेबस होते हैं। पेपर्स जो होते हैं वो पेपर्स आपस में कहीं ना कहीं कोरिलेट होते हैं, कहीं ना कहीं। जैसे मान लीजिए मैं आपको एक एग्जांपल दूं कि मैथ्स और हिंदी का कोरिलेशन है।
दो सब्जेक्ट हैं, आप लोगों ने पढ़ा भी होगा ये। तो मैथ्स और इंग्लिश में मैं कह दूं मैथ्स और इंग्लिश का कोरिलेशन है, या मैं कह दूं कि बायोलॉजी का और केमिस्ट्री का कोरिलेशन है। कैसे है कोरिलेशन भाई? कि बायोलॉजी में जो आपका डाइजेस्टिव सिस्टम दिखाया बताया जाता है, तो उसमें बहुत सारे केमिकल्स ऐसे रिलीज होते हैं जिनकी जानकारी आपको होनी चाहिए, है ना। वो अगर उन केमिकल के कभी आपने नाम ही नहीं सुने होंगे तो आप उन केमिकल्स को याद ही नहीं कर पाओगे, ठीक ना, उनके विषय में जान पाओगे। तो यानी कि बायोलॉजी का और केमिस्ट्री में आपस में कोरिलेशन होता है। इनकी जो एजुकेशन है वो इंटीग्रेटेड होती है, मिली जुली होती है। अगर मैं यहाँ पर आपको ज्ञान और पाठ्यचर्या पढ़ा रही हूँ तो ये ज्ञान आपका यही नहीं है, ये ज्ञान आपका और भी पेपर्स में मिल जाएगा कि नॉलेज क्या होती है। शिक्षा है, शिक्षा एजुकेशन जो है वो आपको एजुकेशन की परिभाषा, एजुकेशन का मीनिंग आपको और भी पेपर्स में मिलेगा। तो ये जो पूरा करिकुलम तैयार किया जाता है ना, ये इंटीग्रेटेड होता है। इंटीग्रेटेड मतलब कि आपस में जितने भी सब्जेक्ट्स होते हैं, जितनी भी एक्टिविटीज़ होती हैं, उनका आपस में कोरिलेशन होता है, एक दूसरे से कहीं ना कहीं ये सब्जेक्ट कनेक्टेड होते हैं। नेक्स्ट है चाइल्ड सेंटर्ड। चाइल्ड सेंटर्ड होता है कि जो भी करिकुलम का आप निर्माण करोगे वो बच्चों के ऊपर रख के करोगे, कि आप किस बच्चे को पढ़ाने जा रहे हो, किस प्रकार के बच्चों को पढ़ाने जा रहे हो। आप इंटीरियर इलाके के बच्चों को पढ़ाने के लिए जा रहे हो, या आप छोटे बच्चों को पढ़ाने के लिए जा रहे हो, या बड़े बच्चों को पढ़ाने के लिए जा रहे हो। आप 6 क्लास के बच्चे को 15 साल के बच्चे को पढ़ाने के लिए जा रहे हो, या आप 21 साल के बच्चे को पढ़ाने के लिए जा रहे हो। तो उसी हिसाब से ये जो करिकुलम होता है उसका निर्माण किया जाता है, बच्चों के अनुसार करिकुलम का निर्माण किया जाता है। बच्चे यहाँ पर मेन फोकस होते हैं कि जो भी हम करिकुलम तैयार कर रहे हैं उनमें हमें बच्चों की कौन कौन सी एक्टिविटीज़, कौन कौन से उद्देश्यों की बच्चों में हमें पूर्ति करनी है। जैसे मान लीजिए कि 5th क्लास का हम करिकुलम तैयार कर रहे हैं, तो 5th क्लास के करिकुलम में हमको जो सबसे ज़्यादा फोकस करना होगा वो मोरल डेवलपमेंट पे करना होगा, क्योंकि नैतिकता का विकास यदि बच्चों में हम बचपन से नहीं डालेंगे तो आगे चल के हम कितना भी चाहें उस चीज़ को हम डेवलप नहीं कर पाएंगे। बच्चे, जो छोटे बच्चे होते हैं वो कच्चे घड़े होते हैं, ठीक है, कच्ची मिट्टी है। जिस तरीके से आप उनका निर्माण कर लोगे, कलाकार हो ना आप, तो जिस तरीके से उस मिट्टी का निर्माण आप कर लोगे, पदार्थ का निर्माण आप कर लोगे, वो चीज़ आपको वैसी ही मिल जाएगी, उद्देश्य आपको वैसा ही मिलेगा। तो बच्चे कच्ची मिट्टी हैं, आप जिस तरीके से उनको ढाल दोगे, जो छोटे बच्चे हैं, तो उसी तरीके से उन बच्चों का निर्माण हो जाएगा और आपको उन्हीं तरीके के उद्देश्यों की पूर्ति हो जाएगी। तो यहाँ पर चाइल्ड सेंटर्ड है, मतलब बच्चों को ध्यान में रख के बनाया गया है कि हमें किस तरीके के बच्चों को पढ़ाना है। हमें छोटे बच्चों को पढ़ाना है, हमें बड़े बच्चों को पढ़ाना है, या फिर हम और भी चीज़ें देख सकते हैं, बच्चों की कौन कौन सी नीड होती हैं, छोटे बच्चों की कौन सी नीड है, बड़े बच्चों की कौन सी नीड है। कि अगर हम छोटे बच्चों को एक्टिविटीज़ बेस्ड तरीके से पढ़ाएंगे, जहाँ पर एक्टिविटीज़ हों, खेल हो, कहानियाँ हों, पोइम्स हों, वैसी चीज़ें हो ना, तो बच्चे जल्दी सीखेंगे। बट अगर हम उन कहानियों के ज़रिए या उन पोएम्स के ज़रिए बड़े बच्चों को समझाएंगे तो शायद बड़े बच्चे बोर हो जाएंगे। तो करिकुलम का जो भी निर्माण है उसकी जो नेचर होती है करिकुलम की, वो कैसी होती है? चाइल्ड सेंटर्ड होती है, ठीक है। नेक्स्ट है प्री प्लान्ड होता है। मैंने अभी आपको बताया था कि प्री प्लान्ड होता है, उसमें सब कुछ तैयार होता है कि किस डेट को आपको क्या पढ़ाना है, किस डेट को आपको कौन सी एक्टिविटी करवानी है, कितने मिनट की करवानी है, कितने मिनट का आपका लेक्चर है, कब आपकी छुट्टी होनी है, कब आपको स्कूल के एग्ज़ाम होने हैं, ये भी पहले से डिसाइड है, कब आपका रिजल्ट डिक्लेयर हो जाएगा, ये सब कुछ पहले से डिसाइड होता है। तो ये प्री प्लान्ड होता है, इसको आप हटा नहीं सकते। नेक्स्ट है बेस्ड ऑन साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल। जैसा कि मैं अभी ये बता रही थी कि चाइल्ड सेंटर्ड होता है, एक उसी तरीके से आप ले सकते हो कि साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग करिकुलम का निर्माण किया जाता है। साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल मतलब आप किस आईक्यू लेवल के बच्चे के लिए यहाँ पर करिकुलम का निर्माण कर रहे हो, किस आईक्यू लेवल का है। बहुत करिकुलम ऐसा नहीं है कि केवल एक नॉर्मल बच्चों के लिए, भी इंक्लूसिव एजुकेशन आप लोगों ने पढ़ी होगी, उसमें आपका हर तरीके का बच्चा इंक्लूड होता है ना।
जिसका IQ लेवल कम है वो भी होगा, जिसका IQ लेवल मीडियम है वो भी होगा, और जिसका IQ लेवल बहुत ज़्यादा है, ठीक है, प्रतिभाशाली बच्चा है, वो भी उसी क्लास में बैठा होगा। तो करिकुलम का जो निर्माण है वो साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग किया जाता है कि इस तरीके का करिकुलम तैयार किया जाए कि हर लेवल का जो बच्चा है, हर IQ लेवल का जो बच्चा है, उसको आपकी बातें समझ में आ जाए, और जिन उद्देश्यों की प्राप्ति एक टीचर करना चाह रहा है उन उद्देश्यों की प्राप्ति यहाँ पर हो सके। तो ये सारी साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल्स होते हैं। प्लस उसके बाद मान लीजिए आपने कभी देखा भी होगा कि मैथ्स का जो लेक्चर होता है ना वो स्टार्टिंग में होता है। मैथ्स का लेक्चर फर्स्ट होगा या सेकेंड होगा, स्टार्टिंग में होगा। इंग्लिश है या साइंस है, इसका लेक्चर भी स्टार्टिंग में ही रखा जाता है। और जैसे हिंदी वगैरह है, इनके लेक्चर आपके लंच के बाद होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि ये कहा जाता है कि पहला घर से स्कूल जाता है तो वो फ्रेश मूड में होता है, फ्रेश माइंड होता है। और ये कहा जाता है ना कि जब बच्चा थका हुआ नहीं होगा या फ्रेश माइंडेड होगा तब क्या होगा, वो चीज़ उसको बहुत जल्दी कैच कर लेगा, जो भी उसको सिखाया जाएगा वो बहुत जल्दी उस चीज़ को कैच कर लेगा। तो उस चीज़ का यहाँ पर असर पड़ता है, इसीलिए जो करिकुलम का निर्माण किया जाता है वो साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल्स के आधार पर किया जाता है। नेक्स्ट है आपका थियोरेटिकल एंड प्रैक्टिकल बेस, यानी कि इसमें सैद्धांतिक जानकारियाँ भी होती हैं प्लस प्रैक्टिकल नॉलेज भी होती है। प्रैक्टिकल नॉलेज कहें तो जितनी भी को करिकुलर एक्टिविटीज़ हैं, जितने भी डेमोन्स्ट्रेशन यहाँ पर होते हैं, जितने भी साइंस में प्रैक्टिकल होते हैं, मैथ्स में प्रैक्टिकल होते हैं, छोटे बच्चों को भी प्रैक्टिकली ही समझाया जाता है। जैसे ABCD भी अगर समझाई जा रही है तो उनको पिक्चर्स दिखा के समझाया जाता है, उनको चीज़ों के एनिमल नेम सिखाए जा रहे हैं तो एनिमल को दिखा के और फिर उनको सिखाया जाता है। तो यानी कि यहाँ पर प्रैक्टिकल नॉलेज भी होती है। और थियोरेटिकल, अगर आपको कोई भी चीज़ सबसे पहले तो थियोरेटिकली समझाई जाती है कि उस चीज़ का बेस क्या है, उस चीज़ की डेफिनेशन क्या है, उस चीज़ की मीनिंग क्या है, उस चीज़ का क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं, ये सारी चीज़ें आपको थियोरेटिकल बेस में मिल जाएंगी। जैसे कि स्टोरीज सिखाई जाती हैं, सबसे पहले स्टोरीज बताई जाएंगी। अगर आपको मोरल वैल्यूज़ बतानी है तो स्टोरीज बताने के बाद वहाँ पर फिर उसकी हम मोरल वैल्यू निकालते हैं कि हमने इतनी बड़ी स्टोरी पढ़ी, इसकी मोरल वैल्यू क्या निकली, इसका क्या उद्देश्य निकला इस कहानी को पढ़ने का। तो मेरे ख्याल से यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो अगर लेना चाहें तो। ये डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, नहीं समझ में आती है तो आप प्लीज़ कमेंट करिएगा, पूछिएगा।